हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जीएसटी में चैप्टर 14 करेंगे। चैप्टर 14 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट का चैप्टर 14 आज हम लोग करेंगे। और चैप्टर 14 में सबसे पहले सेक्शंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। और चैप्टर 14 में जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज रिलेटेड टू द इंस्पेक्शन, यानी प्रॉपर ऑफिसर ऑथराइज बाय जॉइंट कमिश्नर इंस्पेक्शन कर सकता है, सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है और अरेस्ट का पावर कमिश्नर और ऑफिसर ऑथराइज बाय कमिश्नर को अरेस्ट का पावर दिया गया है। तो इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अरेस्ट, ये चार टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 14 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो इस चैप्टर में सेक्शन 67 से लेकर के सेक्शन 72 तक, यानी टोटल 6 सेक्शन हम लोग कवर करेंगे आज चैप्टर 14 के। चैप्टर 14 के 6 सेक्शंस आज हम लोग कवर करेंगे। 67, 68, 69, 70, 71 एंड 72। 67 में है पावर ऑफ इंस्पेक्शन, यानी इंस्पेक्शन का पावर किसको दिया गया, सर्च का पावर, सीजर का पावर किसको दिया गया है। तो ये हम लोग पावर ऑफ इंस्पेक्शन, पावर ऑफ सर्च एंड सीजर। उसके बाद हम लोग 68 करेंगे, सेक्शन 68। 68 में है ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट, इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट। उसके बाद 69 करेंगे, पावर टू अरेस्ट। 70 टू समन, पावर टू समन पर्सन्स टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 71 करेंगे, एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस, यानी आपके बिजनेस प्रीमाइसेस पे पहुंच सकता है, आ सकता है, सर्च कर सकता है। 71, 72 में ऑफिसर्स टू असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर। 72 में हम लोग देखेंगे प्रॉपर ऑफिसर को और कौन कौन से ऑफिसर्स आता है इन सर्च एंड सीजर। सर्च सीजर में क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर अकेले सर्च सीज नहीं कर सकता, यानी पुलिस ऑफिसर ये हेल्प चाहिए, कस्टम ऑफिसर्स का भी हेल्प चाहिए, यानी और कौन कौन से ऑफिसर्स का असिस्टेंस चाहिए और अरेस्ट करने में, तो ये सर्च सीजर में, तो ये हम लोग देखेंगे। तो ये 67 से लेके 72 तक के सेक्शंस करेंगे। उसके बाद 3 रूल्स करेंगे सीजीएसटी रूल्स 17 का। रूल नंबर 139, रूल नंबर 140, 141। 139 इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। 140 में कि बॉन्ड एंड सिक्योरिटी ऑन रिलीज गुड्स, सीज्ड गुड्स, यानी सीज गुड्स को रिलीज करने के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बॉन्ड के साथ सिक्योरिटी या सिक्योरिटी होना चाहिए। सिक्योरिटी आप दे रहे हो तो सिक्योरिटी का साइन होना चाहिए बॉन्ड पेपर पे। सिक्योरिटी आप दे रहे हो, सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ बैंक गारंटी आपको देना पड़ेगा। और 141 कहता है प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ सीज्ड गुड्स, यानी सीज्ड गुड्स से रिलेटेड आपका क्या प्रोसीजर है। तो 139, 140 एंड 41 3 रूल्स करेंगे, 6 सेक्शंस करेंगे। और रूल्स कवर्ड है चैप्टर 17 में। चैप्टर 17 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स, सीजीएसटी रूल्स 2017 के चैप्टर 17 में 3 रूल्स है, 139, 140 एंड 141, दैट इज रिलेटेड टू द इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। उसके बाद आते हैं कुछ फॉर्म्स भी चाहिए होता है कि फॉर्म्स हमें चाहिए कि ऑथराइजेशन किस फॉर्म्स पे करेंगे, ऑर्डर किस फॉर्म्स पे इशू करेंगे, बॉन्ड के लिए क्या फॉर्म्स होगा। तो ये आने में अभी जानते हैं कि इस चैप्टर में जीएसटी रूल्स में चैप्टर नंबर 17 में 5 फॉर्म्स दिया गया है। पहला फॉर्म है जीएसटी INS
वन। पहला फॉर्म है INS स्टैंड्स फॉर इंस्पेक्शन। INS इंस्पेक्शन का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है INS। INS 1 ऑथराइजेशन फॉर इंस्पेक्शन और सर्च। सर्च और इंस्पेक्शन के लिए ऑथराइजेशन, यानी ज्वाइंट कमिश्नर प्रॉपर ऑफिसर को ऑथराइज करता है। तो ऑथराइजेशन कैसे करेगा? तो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म दिया गया है INS 01। INS 01 को भर के ऑथराइज करेगा। INS 01 को भर के ज्वाइंट कमिश्नर ऑथराइजेशन देगा और ऑथराइज पर्सन सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है। INS 2 है ऑर्डर ऑफ सीजर। जब आप सर्च के बाद सीज करते हैं तो सीजर का ऑर्डर होना चाहिए, तो ऑर्डर प्रॉपर ऑफिसर पास करेगा इन फॉर्म GST INS 02। ये ऑर्डर ऑफ सीजर है। INS 03 है ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन है कि सीजर के बाद उस गुड कोई छेड़छाड़ ना करे, उस गुड्स को कोई वहां से ना लेके जाए। तो इसके लिए एक ऑर्डर पास करता है कि विदाउट परमिशन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर गुड्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम दैट प्लेस। ठीक है। और INS 4 है बॉन्ड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स सीज्ड। बॉन्ड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स सीज्ड, यानी जो गुड्स आपने सीज किया है इनको आप रिलीज करोगे ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड, यानी जब बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देगा, बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के बाद उन गुड्स को हम रिलीज कर सकते हैं। और INS 5 है कि ऑर्डर ऑफ रिलीज ऑफ गुड्स थिंग्स ऑफ पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल और हैजार्डस नेचर के गुड्स हैं, उनको रिलीज करने के लिए INS 05 INS 5 फॉर्म भरते हैं, पे ऑर्डर पास करता है प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर INS 05 पे ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर पास करके गुड्स को रिलीज करेगा, और ये पेरिसेबल और हजार्डस गुड्स है। तो ये हम लोग आगे टॉपिक आता है। तो अब आते हैं, पहला सेक्शन है 67 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। 67 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, इंस्पेक्शन बाय प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर, यानी ज्वाइंट कमिश्नर से बिलो रैंक के ऑफिसर सर्च नहीं कर सकता। ज्वाइंट कमिश्नर से बिलो रैंक के ऑफिसर सर्च नहीं कर सकता, और सर्च के लिए रीजन टू बिलीव चाहिए, यानी 100% कंफर्म इंफॉर्मेशन चाहिए, रीजन टू बिलीव दैट द टैक्सेबल पर्सन हैज। टैक्सेबल पर्सन ने क्या किया है? टैक्सेबल पर्सन हैज सप्रेस्ड। क्या क्या सप्रेस किया है? इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है टाइज, TIES, टाइज, यानी टाइज को सप्रेस किया है। T स्टैंड्स फॉर ट्रांजेक्शंस, यानी आपने अपने ट्रांजेक्शंस को सप्रेस किया है, और ट्रांजेक्शंस को सप्रेस करेंगे तो आपका टर्नओवर कम हो जाएगा। आपने टर्नओवर को सप्रेस किया है। आपने ITC एक्सेस क्लेम कर लिया है, ITC क्लेम इन एक्सेस ऑफ इंटाइटलमेंट, यानी आपका इंटाइटलमेंट जितने ITC का था उससे ज्यादा ITC आपने क्लेम कर लिया। और सप्रेस द E स्टैंड्स फॉर इवेजन ऑफ टैक्स, यानी आपने कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन टू इवेड द टैक्स, यानी टैक्स इवेजन के लिए आपने प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन किया है। और S स्टैंड्स फॉर सप्रेस द स्टॉक इन हैंड, यानी आपके इन हैंड जो स्टॉक है, स्टॉक को आपने सप्रेस किया है। तो ये चार चीजें आप करोगे तो प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर कैन सर्च और इंस्पेक्ट कर सकता है। तो ये चार चीजें क्या है? टाइज, T स्टैंड्स फॉर ट्रांजेक्शन, I स्टैंड्स फॉर ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड एक्सेस
देन इंटाइटलमेंट, यानी जितना इंटाइटलमेंट है उससे ज्यादा एक्सेस क्लेम कर लिया आईटीसी। और ई स्टैंड्स फॉर इवेजन ऑफ टैक्स, टैक्स इवेजन के लिए आपने प्रोविजंस का वायोलेशन किया है और सप्रेस द स्टॉक ट्रेड दिया है। यस, तो 61 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। अब आते हैं क्लॉज बी पे, 67 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। क्लॉज बी कहता है इंस्पेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टर। हम किसका इंस्पेक्शन करेंगे? अभी तो आपने टर्नओवर सप्रेस कर दिया, आईटीसी सप्रेस कर दिया, आईटीसी आपने ज्यादा क्लेम कर लिया इंटाइटलमेंट से, और स्टॉक इन हैंड सप्रेस कर दिया और टैक्स इवेजन किया। तो आपका इंस्पेक्शन कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर। यानी सर्च सीजर में मैं पावर दिया है ज्वाइंट कमिश्नर को, यानी ज्वाइंट कमिश्नर के ऑथराइजेशन के बिना कोई कुछ नहीं कर पाएगा, यानी ज्वाइंट कमिश्नर को ज्यादा पावर दिया है रिगार्डिंग सर्च एंड सीजर। अब आते हैं, आपका इंस्पेक्शन हो गया। अब इंस्पेक्शन किसका होगा? प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ टैक्सेबल पर्सन, यानी आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन होगा प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर, यानी आपका जो ट्रांसपोर्टर है, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है, उसके प्लेस ऑफ बिजनेस का इंस्पेक्शन होगा। और ऑनर ऑफ द वेयर हाउस, वेयर हाउस का ऑनर है, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द वेयर हाउस का इंस्पेक्शन होना है। और एनी अदर प्लेस, और कोई प्लेस है तो उसका भी इंस्पेक्शन होना है। तो 67 सबसेक्शन ऑन क्लॉज बी कहता है इंस्पेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टर और ऑनर ऑफ वेयर हाउस बाय ऑफिसर्स ऑथराइज्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर। यानी इंस्पेक्शन कौन करेगा? ऑफिसर्स ऑथराइज्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर नोट बिलो द ज्वाइंट कमिश्नर, यानी ज्वाइंट कमिश्नर इंस्पेक्शन करेगा, या ज्वाइंट कमिश्नर ने जिसको ऑथराइज किया है दैट पर्सन शैल कैरी ऑन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करेगा। तो ये हमारा 67 सबसेक्शन 1 बी, मतलब 67 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी कहता है कि सिर्फ टैक्सेबल पर्सन के ही प्लेस ऑफ बिजनेस का इंस्पेक्शन नहीं होगा, टैक्सेबल पर्सन के साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर है, जो वेयर हाउस के ऑनर है, और कोई और जगह जहां पे गुड्स को स्टोर करके रखा है, तो वहां का भी इंस्पेक्शन होगा। और इंस्पेक्शन कौन करेगा? ऑफिसर्स, ऑफिसर्स ऑथोराइज बाय ज्वाइंट कमिश्नर, यानी ज्वाइंट कमिश्नर ने जिसको ऑफिसर को ऑथोराइज किया है वही इंस्पेक्शन करेगा। अब आते हैं यहाँ पे ऑथराइजेशन, यानी ज्वाइंट कमीशन देगा, किसर को और ऑफिसर को, तो कैसे देगा? तो उसके लिए एक फॉर्म्स है, एक फॉर्म है, फॉर्म जीएसटी INS 01। पहला फॉर्म है INS 01 पे ऑथराइजेशन देगा ज्वाइंट कमिश्नर जिसको ऑथराइज कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के लिए जिसको ऑथराइज कर रहा है उसको INS 01 पे ऑर्डर पास करेगा, ऑथराइजेशन देगा, ऑथराइजेशन बाय ज्वाइंट कमिश्नर फॉर कैरिंग ऑन सर्च inspection. Proper officer not below the rank of joint commissioner has reason to believe, यानी सर्च सीजर में रीजन टू बिलीव चाहिए कि हमारे पास भरोसा करने का कारण होना चाहिए कि अगर हम कहीं जा रहे हैं कि सर्च करने या इंस्पेक्शन के लिए, तो हमारे पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए, यानी रीजन टू बिलीव ऐसा कारण जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। अगर कोई कहता है इन्होंने टैक्स इवेजन किया है, इन्होंने जीएसटी पे नहीं किया है, तो आप कैसे मानोगे? तो रीजन टू बिलीव होना चाहिए, यानी 100% कंफर्म इंफॉर्मेशन हो तभी इंस्पेक्शन होगा। और इंस्पेक्शन के लिए पावर दिया है ज्वाइंट कमिश्नर और ऑफिसर ऑथराइज बाय ज्वाइंट कमिश्नर। और ज्वाइंट कमिश्नर ऑथराइजेशन देगा INS 01 पे और अपने सबऑर्डिनेट को। तो INS 01 ऑथराइजिंग एनी
other officer subordinate to conduct the inspection, search and seizure। ऑथराइजेशन मिल गया, एक बार ज्वाइंट कमिश्नर ने ऑथराइजेशन दे दिया तो फिर आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो, आप सीज कर सकते हो। तो सर्च सीजर का जो प्राइमरी पावर दिया है ज्वाइंट कमिश्नर को दिया है, और ज्वाइंट कमिश्नर के अलावा कोई ऑफिसर सर्च सीजर करेगा तो फिर ऑथराइजेशन चाहिए INS 01 पे। रूल 139 सब रूल 1 कहता है। रूल पे आ गया, रूल और सेक्शन एक साथ कर रहे हैं क्योंकि दैट रूल इज रिलेटेड टू द सेक्शन 67 सबसेक्शन 1। 67 सबसेक्शन 1 से रिलेटेड है, इसीलिए ऑथराइजेशन बाय ज्वाइंट कमिश्नर इन फॉर्म नंबर GST INS 01। रूल नंबर 139 सब रूल 1। 67 सबसेक्शन 2 पे आते हैं। सर्च एंड सीजर ऑफ गुड्स लायबल टू कन्फिस्केशन और डॉक्यूमेंट्स यूजफुल सीक्रेटेड। कहता है सर्च एंड सीजर ऑफ गुड्स लायबल टू कन्फिस्केशन और डॉक्यूमेंट्स यूजफुल सीक्रेटेड, यानी कि हमें पता है कि आपका गुड्स कन्फिस्केट हो जाना चाहिए, आपका गुड्स जब्त हो जाना चाहिए क्योंकि आपने टैक्स नहीं दिया है, आपने GST पे नहीं किया है। ये हमें पता है कि गुड्स आर लायबल टू बी कन्फिस्केटेड, लायबल टू कन्फिस्केशन, और डॉक्यूमेंट्स को आपने छुपाया है, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए यूजफुल है कि हम डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ये डिटरमिन कर पाएंगे कि आपने टैक्स दिया है कि नहीं दिया है। तो आपने डॉक्यूमेंट्स को सीक्रेट कर लिया, छुपा दिया, और गुड्स आर लायबल टू बी कन्फिस्केशन। तो इस केस में प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर, यानी ज्वाइंट कमिश्नर से बिलो ऑफिसर्स को सर्च सीजर इंस्पेक्शन में कुछ नहीं करना, यानी जो करेगा ज्वाइंट कमिश्नर करेगा। और ज्वाइंट कमिश्नर हैज रीजन टू बिलीव है दैट गुड्स लायबल टू कन्फिस्केशन और डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स आर यूजफुल फॉर द प्रोसीडिंग्स, यानी हम जो प्रोसीडिंग्स चला रहे हैं इंस्पेक्शन सर्च सीजर, दिस इज द प्रोसीडिंग्स। इस प्रोसीडिंग्स में कोई गुड्स या कोई डॉक्यूमेंट्स को आपने छुपा के रखा है, ही मे ऑथराइज in writing any other officer of the central tax to search and seize। तो उस केस में प्रॉपर ज्वाइंट कमिश्नर किसी भी प्रॉपर ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है कि आप सर्च करिए, और सर्च करने में अगर कुछ भी इरेगुलरिटीज मिलती है तो आप गुड्स को, डॉक्यूमेंट्स को, थिंग्स को सीज कर लीजिए। तो ये 67 सबसेक्शन 2 है। प्रोविजो नंबर 1, पहला प्रोविजो है ऑफ सेक्शन 67 सबसेक्शन 2, ऑर्डर बाय प्रॉपर ऑफिसर और ऑफिसर ऑथराइज फॉर नॉन रिमूवल ऑफ गुड्स व्हेन सीजर इज नॉट प्रैक्टिकेबल। कई बार क्या होता है कि हमने सीज तो कर लिया, लेकिन सीज करने के बाद एक्चुअल में सीजर पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकेबल नहीं है, हम उसको कैसे सीज करें। तो उस केस में उन गुड्स को हम वहीं पे रखेंगे, वहां से रिमूव नहीं करेंगे, और ऑर्डर पास करेंगे कि यहां से गुड्स कोई भी रिमूव नहीं करेगा, गुड्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी जब तक प्रॉपर ऑफिसर का परमिशन ना हो। तो ये कहता है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर, पहला प्रोविजो है, फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 67 सबसेक्शन 2, ऑर्डर बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा, यानी जब सीजर प्रैक्टिकेबल नहीं है कि गुड्स को हम सीज करेंगे, ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, मतलब कि ओपन स्पेस में गुड्स है और गुड्स को वहां से हम उठा भी नहीं सकते, गुड्स वहीं रहेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, मतलब सपोज शिप में जा रहा है गुड्स, तो शिप में आप सीज करेंगे तो कैसे शिप को उठा के तो लाएंगे नहीं, तो इसीलिए उस केस में आप शिप में ही गुड्स रहेगा, प्रॉपर ऑफिसर एक ऑर्डर पास करेगा, गुड्स जिसके कस्टडी में है, ऑनर ऑफ द गुड्स के कस्टडी में है या कोई कस्टोडियन की
कस्टोडियन की कस्टडी में है, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर और द ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द जॉइंट कमिश्नर एक ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर पास करेगा, क्या ऑर्डर पास करेगा कि गुड्स को वहां से कोई रिमूव नहीं करेगा, गुड्स नॉट पार्ट विद, यानी गुड्स से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, अदरवाइज कोई डील नहीं करेगा, कोई डील नहीं करेगा गुड्स के साथ विदाउट परमिशन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर। ये पहला प्रोविजो है। सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 67 सबसेक्शन 2। 67 सबसेक्शन 2 का दूसरा प्रोविजो कहता है रिटेंशन ऑफ सीज डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स फॉर ए पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द इंक्वायरी, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने, जो भी थिंग्स, जो भी रिकॉर्ड्स, जो भी अकाउंट्स, जो भी बुक्स आपने सीज किया है, जो भी डॉक्यूमेंट सीज किया है, तो सीजर के बाद उसको उतने ही पीरियड तक रखेंगे जितने पीरियड तक प्रोसीडिंग्स के लिए जरूरी है। यानी प्रोसीडिंग्स के लिए जितने पीरियड तक रिटेन करना चाहिए उतने पीरियड तक हम रिटेन करेंगे। उसके बाद रूल नंबर आते हैं 139 सब रूल 2। रूल नंबर 139 सब रूल 2 कहता है ऑर्डर ऑफ सीजर ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट्स इन फॉर्म GST INS 02, यानी सीजर का ऑर्डर पहला INS 01 में था ऑथोराइजेशन इशू करेगा INS 01 में, INS 02 में सीजर का ऑर्डर पास करेगा। प्रॉपर ऑफिसर will pass the order of seizure in form number GST INS 02, यानी अगर गुड्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स सीज होना है तो प्रॉपर ऑफिसर सीजर का ऑर्डर पास करेगा INS 02 में। 139 रूल नंबर 139 तीन रूल करेंगे, 139, 140, 141, तीन रूल्स करेंगे हम लोग यहाँ पे 139, 140, 141। तो ये तीनों रूल्स में अब आते हैं 139 सब रूल 3। 139(3) पे प्रॉपर ऑफिसर में इंटरेस्ट अपॉन ऑनर और कस्टोडियन ऑफ द गुड्स, यानी उस केस में क्या होगा कि जब प्रैक्टिकेबल नहीं है सीजर, व्हेन सीजर इज नॉट प्रैक्टिकेबल, उस केस में क्या करेगा प्रॉपर ऑफिसर गुड्स के जो ऑनर है उसी को ये काम दे देगा कि तुम अपने पास ही गुड्स संभाल के रखो, या कस्टोडियन को देगा कि तुम ये गुड्स संभाल के रखो, क्योंकि गुड्स को हम यहाँ पे सीज नहीं कर सकते बिकॉज सीजर इज नॉट प्रैक्टिकेबल। जब सीजर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो कस्टोडियन और ऑनर को ही गुड्स सौंप देंगे और उनको कह देंगे कि विदाउट द परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर, यानी प्रॉपर ऑफिसर के परमिशन के बिना वहां से गुड्स ना ही रिमूव होगा, ना ही गुड्स के साथ कोई टेम्परिंग होगी, ना ही गुड्स के साथ किसी भी तरह की डीलिंग होगी। तो ये 139(9) कहता है इंटरेस्ट मतलब उन्हीं को हैंड ओवर कर देना, उन्हीं को सौंप देना। और एक ऑर्डर तो आपने पास कर दिया कि आपके परमिशन के बिना वहां से गुड्स कोई भी नहीं ले जाएगा, या गुड्स के साथ किसी भी तरह की टेम्परिंग नहीं होगी, गुड्स के साथ कोई भी डीलिंग नहीं होगी। ये 139 सब रूल 3 है। 139 रूल नंबर 139 सब रूल 4 है ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन इन INS 03। ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन इन INS 03 that he shall not remove goods with permission with when not practicable। यानी सपोज पहला INS 1 था, दैट इज ऑथोराइजेशन फॉर्म है कि प्रॉपर ऑफिसर को ऑथराइज करेगा ज्वाइंट कमिश्नर, और ज्वाइंट कमिश्नर से हायर रैंक का ऑफिसर कर सकता है। ज्वाइंट कमिश्नर मतलब ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर। सेकंड INS 02 था सीजर ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ सीजर ऑफ गुड्स। अब INS 3 में आते हैं। INS 3 कहता है कि जहां पे सीजर प्रैक्टिकेबल नहीं है, जहां पे सीजर हम प्रैक्टिकेबल नहीं है कि गुड्स को हम वहां पे प्रॉपर सीज नहीं कर सकते किसी भी रीजन से,
तो एक एग्जांपल मैंने दिया कि शिप में गुड्स लेके जा रहे हैं और शिप में अगर सीज हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, तो ऑनर के पास ही ऑनर को हैंड ओवर करते हैं या कस्टोडियन को हैंड ओवर करते हैं। हैंड ओवर करने के बाद एक ऑर्डर पास करता है प्रॉपर ऑफिसर कि इस गुड्स को कोई भी यहां से रिमूव नहीं करेगा विदाउट माय परमिशन। सेकंड, इस गुड्स के साथ कोई भी टैंपरिंग नहीं करेगा, इस गुड्स के साथ कोई भी टैंपरिंग नहीं करेगा, इस गुड्स के साथ कोई भी डीलिंग नहीं होगी, उसके लिए एक ऑर्डर पास करता है जीएसटी INS 03 में। ये ऑर्डर पास करता है कि बिना मेरे परमिशन से गुड्स यहां से कहीं नहीं जाएगा, गुड्स के साथ किसी भी तरह की टैंपरिंग नहीं होगी या गुड्स के साथ किसी भी तरह की डीलिंग नहीं होगी। ये 139.4 है। 139.5 पे आते हैं, प्रिपेयर एंड इन्वेंट्री ऑफ सच गुड्स और डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग इंटर एलिया। मतलब जो भी गुड्स आपने सीज किया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सीज किया है, उसमें एक इन्वेंट्री बनाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग इंटर एलिया यानी आपने जो भी गुड्स सीज किया है उसका इन्वेंट्री तैयार करना है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स क्या है, कौन कौन से गुड्स है। यानी सीजर में कोई जरूरी नहीं एक ही गुड्स है, कई बार क्या होता है एक ट्रक में 5 लोगों का सामान लेके जा रहे हैं और पांचों का सामान है, तो वहां पे पांचों का एक इन्वेंट्री तैयार करेंगे। इन्वेंट्री में क्या क्या मेंशन करना है आपको, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स यानी गुड्स का डिस्क्रिप्शन क्या है, क्वांटिटी क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट मेक क्या है, मार्क क्या है, मॉडल क्या है, और जो भी आप इन्वेंट्री बनाएंगे दैट इन्वेंट्री मस्ट बी साइंड बाय द ओनर ऑफ द गुड्स। यानी गुड्स के ऑनर उस इन्वेंट्री को साइन करेगा और साइन करके और फिर उस इन्वेंट्री को आप अपने पास रखेंगे। जब भी सीज होगा गुड्स, सीजर के बाद उन गुड्स का इन्वेंट्री बनाएंगे और इन्वेंट्री में क्या क्या कंटेंट्स होंगे, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट, मेक, मॉडल, मार्क, जो भी इंफॉर्मेशन है ये आप में रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे इन्वेंट्री के फॉर्म में, एंड दैट इन्वेंट्री बुक मस्ट बी साइंड बाय द ओनर ऑफ द गुड्स। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 67 सबसेक्शन 3। सेक्शन 3 67 ही अभी हमारा चल रहा है, सर पहला ही सेक्शन है चैप्टर 14 का, 14 ऑफ द CGST एक्ट का पहला ही सेक्शन चल रहा है। पहला सेक्शन का सबसेक्शन 3 है, रिटर्न बुक्स और थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स हैव नॉट रिलाइड विद इन 30 days। यानी कहने का मतलब है कि आपने बुक्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट सीज किया है, तो उसमें कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स आपको लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स पे हम रिलाई नहीं कर सकते। आपको पता है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई नहीं कर सकते। जब आप रिलाई ही नहीं कर सकते तो डॉक्यूमेंट्स क्यों अपने पास रखोगे। तो यही कहता है कि जब आप सीज करते हो, सीज करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, सीज करते हैं गुड्स को, बुक्स को, रिकॉर्ड्स को, जो भी आप सीज करते हैं, तो सीजर के बाद आपको ये पता है कि हम इन डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई नहीं कर सकते फॉर इश्यू ऑफ नोटिस, क्योंकि सीजर के बाद नोटिस इशू करेंगे कि आपका गुड्स सीज किया है, इस रीजन से सीज किया है, आपका इतना टैक्स, इतना इंटरेस्ट, इतना पेनल्टी बनता है, आप ये पेमेंट करिए, अपना गुड्स ले जाइए। हम क्या करेंगे गुड्स रख के, हम तो बिजनेस करने आए नहीं है, हमें टैक्स चाहिए, आप टैक्स दीजिए, अपना गुड्स लेके जाइए। तो उस टाइम आप नोटिस इशू करेंगे, तो नोटिस इशू करने के लिए जो भी रिलायबल डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स के आप अपने पास रखोगे। जिन डॉक्यूमेंट्स पे हम रिलाई नहीं कर सकते फॉर द पर्पस ऑफ इशू ऑफ नोटिस, उन डॉक्यूमेंट्स को 30 दिन के अंदर वापस कर देंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। आपने नोटिस इशू कर दिया, जिस दिन नोटिस इशू किया है वहां से 30 दिन के अंदर अंदर जो डॉक्यूमेंट जिस पे आप रिलाई नहीं कर सकते वो वापस कर देंगे। ये 67 सबसेक्शन 3 कहता है, सेक्शन 67 सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 4 पे आते हैं, सेक्शन 67 सबसेक्शन 4 कहते हैं पावर टू सील और ब्रेक ओपन डोर और अलमीरा
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एसेट्रा। यानी सपोज कोई डोर है, कोई अलमीरा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और आपको लगता है कि गुड्स आर लाइबल टू बी कन्फिस्केटेड, इनमें ऐसा गुड्स रखा है जो गुड्स कन्फिस्केट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स छुपाया है कहीं भी अलमीरा में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में या बुक्स में या रिसेप्टेकल्स गोडाउन में, तो आप उनसे उनकी चाबी मांग सकते हैं कि आप उनकी चाबी दे दीजिए, डिवाइस में है तो उसका पासवर्ड दे दीजिए, आप मांगेंगे। अगर ऑनर ऑफ द गुड्स आपको ये सब प्रोवाइड नहीं करता तो आपके पास पावर है कि टू ब्रेक ओपन, तोड़ करके ओपन करेंगे, लॉक को तोड़ देंगे, सील को तोड़ देंगे, आईडी उसमें पासवर्ड है, पासवर्ड को ब्रेक करेंगे, जो भी डिवाइस है उन डिवाइस का है उस वर्ड है वो करेंगे, ब्रेक करेंगे, जैसे भी ब्रेक करना है आईटी एक्सपर्ट को बुला के ब्रेक करना है, यानी ब्रेक करेंगे। ये कब करना है? जब ऑनर ऑफ द गुड्स ये डिनाई करता है हमारे पास चाबी नहीं है, हम खो दिए चाबी, हमारे पास पासवर्ड नहीं है, हम पासवर्ड भूल गए, तो उस केस में हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? तो उसी को जो अलमीरा है, दरवाजा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, गोडाउन है, उसके ताले तोड़ करके फिर सर्च होगा। ये है पावर टू सील और ब्रेक ओपन डोर और अलमीरा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक्सेट्रा। 67(5) पे आते हैं, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेड अवेलेबल व्हेन डॉक्यूमेंट सीज्ड। यानी जब भी आप डॉक्यूमेंट्स को सीज कर लेते हो तो ऑनर के पास बचता क्या है? कुछ नहीं बचा, जो डॉक्यूमेंट्स था वो आपने सीज कर लिया, तो ऑनर को कहा है ठीक है आप इसकी कॉपी चाहते हैं तो कॉपी आपको हम देंगे, लेकिन कॉपी तभी देंगे जब उनको लगता है प्रॉपर ऑफिसर को कि कॉपी देने से हमारे प्रोसीडिंग्स जुडिशियली प्रीजुडिशियली इफेक्ट नहीं होगा। जब उनको लगता है प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि अगर डॉक्यूमेंट्स दे दिया मैंने या डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे दिया आपको और देने के बाद हमारा प्रोसीडिंग्स प्रीजुडिशियली इफेक्ट होगा, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर आपको डॉक्यूमेंट्स की कॉपी नहीं प्रोवाइड करेगा। तो ये कहता है, और ये आपके पास पावर है, आपको राइट दिया है गवर्नमेंट ने आपको राइट दिया है, सेक्शन 67(5) आपको राइट दिया है कि आप चाहें तो कॉपी उनसे मांग सकते हैं और प्रॉपर ऑफिसर आपको कॉपी प्रोवाइड करवाएगा, एक्सेप्ट एक केस है जहां प्रोवाइड नहीं करेगा, जब प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि इसकी कॉपी आपको दे दिया तो हमारी प्रोसीडिंग्स प्रीजुडिशियली इफेक्ट होगा, तो आपको इसकी कॉपी नहीं देगा। अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन, हमारे इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट करेगा, तो आपको इसकी कॉपी नहीं देगा। यानी जो भी डॉक्यूमेंट सीज हुआ है उसकी कॉपी आप मांग सकते हैं प्रॉपर ऑफिसर से, ठीक है। प्रॉपर ऑफिसर आपको देगा भी कॉपी, एक केस में नहीं देगा, जब उनको लगता है हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रीजुडिशियली इफेक्ट होगा तब आपको कॉपी नहीं देगा। 67(6) पे आते हैं, सेक्शन नंबर 67 सबसेक्शन 6, प्रोविजनली रिलीज ऑफ गुड्स ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड। यानी सपोज आपका गुड्स सीज किया है और आप चाहते हो कि हमारा गुड्स सीज ना करें, हमें रिलीज कर दे गुड्स, आपका गुड्स हम रिलीज कर देंगे, हमें गुड्स रखने का कोई शौक नहीं है, आप अभी कहिए अभी रिलीज कर देते हैं, हम सीज करेंगे नहीं आपके गुड्स का, लेकिन या तो आप जितना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी बनता है ये दे दीजिए, या आप एक बॉन्ड भर के दे दीजिए कि जो भी हमारी टैक्स लायबिलिटी आएगी, जो इंटरेस्ट आएगा, पेनल्टी आएगा, आई विल पे, और बॉन्ड भर दीजिए, बॉन्ड के साथ सिक्योरिटी दे दीजिए, अपना गुड्स ले जाइए, हमें नहीं चाहिए गुड्स। दैट इज कॉल्ड प्रोविजनल रिलीज ऑफ गुड्स। आप चाहते हो कि हमारे गुड्स को प्रोविजनल बेसिस पे रिलीज कर दे तो रिलीज कर देंगे ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड अलॉन्ग विद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के साथ आप बॉन्ड भर दीजिए और अपना गुड्स ले जाइए। या सेकेंड ऑप्शन है टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जितना बनता है वो दे दीजिए, अपना गुड्स ले जाइए। अब आपकी मर्जी है कि बॉन्ड भरना है या टैक्स देना है, बॉन्ड भर दीजिए, बाद में टैक्स बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा, पेनल्टी आप दे दीजिएगा, या आप चाहते हैं कि नहीं टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अभी मैं दे दूंगा,
अभी रिलीज कर देंगे। तो ये 67(6) कहता है प्रोविजनल रिलीज ऑफ गुड्स सीज्ड गुड्स ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड along with security or on payment of applicable tax interest penalty as the case may be। अब आते हैं रूल नंबर 40 सब रूल 1 पे। एक और फॉर्म आ गया, रूल इसीलिए बीच में आ गया कि रूल हमें बताता है कि हम ये बॉन्ड भरेंगे किस फॉर्म पे भरेंगे। तो बॉन्ड के लिए फॉर्म दिया है INS4, GST INS4 पे हम बॉन्ड एग्जीक्यूट करेंगे। जब हमारा गुड्स सीज हो गया, सीज होने के बाद आप चाहते हो कि गुड्स को प्रोविजनली रिलीज कर दे तो प्रोविजनली रिलीज कर देंगे, लेकिन आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है और बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए एक फॉर्म दिया है रूल नंबर 140 सब रूल 1 ने, GST INS04। इस बॉन्ड को भरिए, अपना गुड्स ले जाइए। एंड फर्निशिंग बॉन्ड के साथ हमेशा या तो सिक्योरिटी होता है या सिक्योरिटी होता है। यहाँ पे बॉन्ड के साथ आप सिक्योरिटी देंगे और सिक्योरिटी में क्या देंगे, बैंक गारंटी आप देंगे सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी बॉन्ड के साथ बैंक गारंटी लगाइए और प्रॉपर ऑफिसर को दे दीजिए, अपना गुड्स ले जाइए। अब यहाँ पे एप्लीकेबल टैक्स रेट, टैक्स का मतलब क्या है? एप्लीकेबल टैक्स का मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है, जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है, ये दोनों होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है और यूनियन टेरिटरी का शेयर है, दोनों हो गया एप्लीकेबल टैक्स का मतलब। कभी भी जीएसटी में एप्लीकेबल टैक्स का मतलब सिर्फ सीजीएसटी नहीं होगा या सिर्फ एसजीएसटी नहीं होगा, दोनों होगा। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी है तो सीजीएसटी और यूटी जीएसटी, तो ये होगा। और अगर कोई एप्लीकेबल टैक्स है तो टैक्स होगा सेस हमें लगाना है, किस लिए? जीएसटी कंपनसेशन सेस देना है स्टेट्स को। स्टेट को जितना रेवेन्यू का लॉस होगा जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से, उस लॉस को सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी। और इसके पैसे कहां से आएगा? तो सेस लगा के गवर्नमेंट रिकवर करेगी। तो ये हमारा एप्लीकेबल टैक्स है। 140 सब रूल 2, रूल नंबर 140 सब रूल 2 कहता है फेल्स टू प्रोड्यूस प्रोविजनली रिलीज गुड्स एट द अपॉइंटेड डेट एंड प्लेस। यानी सपोज आपने रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद, रिलीज हमें दो ही के बेसिस पे करते हैं, प्रोविजनल रिलीज दो ही बेसिस पे होगा, या तो आपने बॉन्ड भरा है या आपने टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का पेमेंट किया है। आपने बॉन्ड भरा है तो बॉन्ड के साथ आपने सिक्योरिटी दिया है, आपसे कहते हैं कि हमारा गुड्स वापस कर दो, यानी आपसे कहते हैं गुड्स हमें वापस कर दो, दोबारा से प्रोड्यूस करो, गुड्स को दोबारा से लेके आओ, जगह बताए, डेट बताए कि इस जगह पे इस डेट को गुड्स को आप लेके आइए। आप गुड्स लेके नहीं आएंगे तो जो भी सिक्योरिटी आपने दिया था उन सिक्योरिटी को इन कैश करवा लेंगे और जो हमारा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन बन रहा है उससे एडजस्ट कर लेंगे। ये है कि आपको गुड्स दे दिया, देने के बाद दोबारा आपसे कहता है गुड्स हमें प्रोड्यूस करिए दोबारा एट द प्लेस एंड टाइम, आपको बताएगा कि अपॉइंटेड डेट पे, अपॉइंटेड प्लेस पे आप गुड्स को लेके आइए और फिर वहां पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। और जो भी रीजन हो, व्हाट एवर मे बी द रीजन फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एट दैट प्लेस और ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, तो उसका जो भी रीजन हो आप प्रोड्यूस करेंगे। अगर आपने प्रोड्यूस नहीं किया तो जो भी टैक्स आपने सिक्योरिटी दिया था उन सिक्योरिटी को एनकैश करवा लेंगे और हमारा जितना भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन बनता है उससे एडजस्ट कर लेंगे। ये 140 सब रूल 2 कहता है। अब आते हैं 67 सबसेक्शन 7। सेक्शन 67 सबसेक्शन 7 कहता है रिटर्न ऑफ सीज्ड गुड्स विद इन ए पीरियड ऑफ
व्हेन नोटिस नॉट इश्यूड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। यानी जब भी आप सीज करोगे गुड्स तो 6 महीने के अंदर अंदर एक नोटिस भेजना होता है ऑनर को कि आपका गुड्स हमने सीज किया है और सीजर का ये बेसिस है और आपका इतना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी बनता है, आप ये टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पेमेंट कर दीजिए, अपना गुड्स ले जाइए। तो नोटिस भेजना होता है। नोटिस भेजने का 6 महीने का टाइम दिया है। आपने गुड्स को सीज भी कर लिया, 6 महीने में नोटिस भी नहीं भेजा, तो उस केस में क्या होगा, आपको गुड्स रिलीज करना पड़ेगा, गुड्स रिटर्न करना पड़ेगा, फिर आप सीज नहीं कर पाएंगे, सीजर का पीरियड खत्म। जब भी गुड्स आप सीज करेंगे 6 महीने के अंदर अंदर आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। नोटिस भेज के आप बताएंगे रीजन क्या है सीजर का क्या रीजन है, और किस बेसिस पे आपने सीज किया है, कितना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी बनता है। तो ये जो भी रीजन है आप बताइए, उसके बाद उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो बताइए, आपने 6 महीने के अंदर अंदर बताना है। ये नहीं कि सीज करके और बैठ गए चुपचाप, ऐसा नहीं करना है, आपको उनको बताना है विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने में आपने कोई नोटिस इश्यू नहीं किया तो 6 महीने के बाद गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा ऑनर को। और यहाँ पे कहा है कि ये जो 6 महीने का पीरियड है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर 6 मंथ्स। proper officer has the power to extend the date extend for further 6 months on sufficient cause। अगर sufficient cause है तो sufficient cause है तो गुड्स को आप नोटिस भेजने का जो 6 महीने का पीरियड है उसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ फर्दर 6 मंथ। और ये पावर प्रॉपर ऑफिसर को दिया है। और ये प्रोविजो 67(7) में लिखा है, प्रोविजो टू सेक्शन 67 सबसेक्शन सब कहता है एक्सटेंशन फॉर फर्दर 6 मंथ्स बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑन सफिशिएंट कॉज। यानी प्रॉपर ऑफिसर के पास सफिशिएंट कॉज है कि हम नोटिस 6 महीने के अंदर नहीं भेज पाए, उसका रीजन क्या है। अगर सफिशिएंट कॉज है, जैसे अभी कोविड का पीरियड चल रहा है तो 6 महीने तक लॉकडाउन लगा रहा, या कोई भी रीजन हो कोविड के पीरियड, तो इस तरह का सिचुएशन आ गया तो 6 महीने के में हम नोटिस नहीं इशू कर पाए किसी भी रीजन से, सफिशिएंट ग्राउंड है तो फिर फर्दर 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा फॉर द इशू ऑफ नोटिस। 67(8) कहता है डिस्पोजल ऑफ पेरिसेबल और हैजार्डस गुड्स। ठीक है, पेरिसेबल और हैजार्डस गुड्स का मतलब क्या है। पेरिसेबल गुड्स का मतलब है जो गुड्स खराब होने वाला है, गुड्स को आप रखेंगे तो दिनों दिनों खराब होता जाएगा और 2, 4, 10 दिन 15 दिन में वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा, प्राइसलेस हो जाएगा। तो ये पेरिसेबल गुड्स है। और हैजार्डस गुड्स है कि एक हैजार्डस का मतलब है कि जो खतरनाक गुड्स है, डेंजरस गुड्स है। तो डेंजरस गुड्स और पेरिसेबल गुड्स यानी जो खराब होने वाला गुड्स है, इन दोनों के लिए प्रॉपर ऑफिसर कभी भी डिस्पोज ऑफ कर सकता है। ये डिस्पोज ऑफ करने के लिए उनको देखना है कैसे डेप्रिसिएट हो रहा है, यानी उस पेरिसेबल गुड्स कैसे डेप्रिसिएट हो रहा है ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कितने टाइम के बाद क्या वैल्यू होगी, उसका किस स्पीड से हो रहा है, कांस्टेंट ऑफ स्टोरेज, हमारे पास स्टोरेज की कांस्टेंट कितना है, और एनी अदर रिलेवेंट कंसिडरेशन, कोई भी रिलेवेंट कंसिडरेशन लेकर के प्रॉपर ऑफिसर उस गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। 67(8). 67(9) सेक्शन नंबर 67 सबसेक्शन 9, प्रिपेयर इन्वेंट्री ऑफ पेरिसेबल गुड्स और हैजार्डस गुड्स। हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी कि दूसरे गुड्स भी इन्वेंट्री करेंगे तो इन्वेंट्री का एक डाटा पड़ेगा। यहाँ भी पेरिसेबल और हैजार्डस गुड्स में भी एक इन्वेंट्री का डिटेल बनाना है, और इन्वेंट्री का डिटेल बनाएंगे, और डिटेल बना करके, डिटेल कैसे बनाएगा ये रूल्स में प्रिस्क्राइब किया गया है। वेयर एनी गुड्स बीइंग गुड्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 67(8) मतलब पेरिसेबल गुड्स है या हैजार्डस गुड्स है, हैव बीन सीज्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, अगर प्रॉपर ऑफिसर ने सीज किया है तो
The officer authorized by the joint commissioner shall prepare an inventory of the goods as the manner is prescribed in rules. रूल्स में जो prescribed है उस तरह से इन्वेंट्री बनाना है। रूल नंबर 141.5 में आते हैं रिलीज ऑफ सीज्ड और पेरिसेबल गुड्स बाय ऑर्डर INS 5 ऑन पेमेंट ऑफ। अच्छा, पेरिसेबल गुड्स है तो पेरिसेबल गुड्स में ऑनर भी कहेगा कि जल्दी गुड्स मिल जाए तो मार्केट में बेच के कुछ अमाउंट रियलाइज कर लेंगे। तो पेरिसेबल और हैजार्डस गुड्स है तो इस केस में इसको हम रिलीज कर सकते हैं, ऑनर को दे सकते हैं। रिलीज ऑर्डर INS 05 में हम पास कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि ऑनर ऑफ द गुड्स शैल पे, क्या पे करेगा, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, उस पेरिसेबल गुड्स की जो मार्केट वैल्यू है ये पे कर दीजिए, या टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जितना बनता है ये पे कर दीजिए। तो आप दोनों में जो लोअर है, दोनों में जो कम है, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी और मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स which ever is lower, दोनों में जो लोअर है ये अमाउंट पे कर दीजिए। हम ऑर्डर पास कर देते हैं INS 05 में और अपना गुड्स लेके जाइए। तो ये 141.1 कहता है कि प्रॉपर ऑफिसर INS ऑर्डर पास कर सकता है ऑन पेमेंट ऑफ, जब आप टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी और मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स दोनों में जो लोअर अमाउंट है ये पेमेंट कर दिया आपने, तो हमें क्यों रखना है गुड्स, हम रिलीज कर देंगे, लेकिन पेमेंट का प्रूफ आपको देना पड़ेगा। तो ये 141.1 रूल है। रूल नंबर 141 सब रूल 2 है डिस्पोजल बाय कमिश्नर ऑन फेल्योर टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। कमिश्नर को पावर है कि पेरिसेबल गुड्स है और पेरिसेबल गुड्स आप नहीं ले जाएंगे तो खराब हो जाएगा, तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। जिस पर्पस के लिए हमने सीज किया है कि सीज करके हम टैक्स रिकवर करेंगे, तो हमारा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। तो इस केस में कमिश्नर को पावर दिया है कि कमिश्नर पेरिसेबल गुड्स को जब चाहे तब डिस्पोज ऑफ कर सकता है। डिस्पोज ऑफ करने से जो अमाउंट रियलाइज होगा उस अमाउंट से टैक्स की रिकवरी, इंटरेस्ट की रिकवरी, पेनल्टी की रिकवरी कर सकता है, और जो भी एनी अदर ड्यूज, कोई भी ड्यूज है तो वो भी रिकवर किया जा सकता है। ये 141 सब रूल 2 है। अब आते हैं 67 सबसेक्शन 10। 67 सबसेक्शन 10 कहता है इन सर्च एंड सीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शैल अप्लाई एंड कमिश्नर शैल हैव द सेम पावर एज द मजिस्ट्रेट। यानी जब भी सर्च सीजर का प्रोसीजर चल रहा है तो इन प्रोसीजर को हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में कवर करेंगे। यानी जो भी ऑफेंसेस होगा उसकी सजा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। और कहता है कि सेक्शन 165.5 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 165.5 में जहां जहां मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है वहां हम कमिश्नर कर देंगे, यानी कमिश्नर को भी वही पावर दिया जाएगा जो एक मजिस्ट्रेट को पावर दिया जाता है। तो सर्च सीजर से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं, सर्च सीजर में जो भी आपने जो भी गलती की है उसको हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में कवर करेंगे और कमिश्नर को वही पावर देंगे जो एक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। 67 सबसेक्शन 11, सेक्शन 67 सबसेक्शन 11 कहता है सीजर ऑफ अकाउंट्स और प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम एंड ग्रांट रिसिप्ट। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें दिया था, जो भी अकाउंट्स आपने दिया था, जो भी रिकॉर्ड्स हमें दिया था, हमने उसको सीज कर लिया है और सीज करने के बाद आपको उसकी रिसीविंग दिया है। यानी जब भी आपके डॉक्यूमेंट सीज होगा तो उन सीजर का एक रिसिप्ट आपको मिलेगा और रिसिप्ट प्रॉपर ऑफिसर देगा और रिसिप्ट में ये लिखेगा आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है और साइन करके स्टाम्प लगा के आपको वापस कर देगा। एंड रिटेन फॉर नेसेसरी पीरियड इन द केस ऑफ टैक्स इवेजन, उसको तब तक अपने पास रखेगा जब तक टैक्स इवेजन
उनको लगता है कि आपने टैक्स इवेजन किया है या टैक्स इवेजन के लिए आपने अटेम्प्ट किया है, तो उस केस में डॉक्यूमेंट्स को सीज कर सकता है और सीजर के बाद आपको एक रिसिप्ट दे सकता है। शैल रिटेन द सेम फॉर सो लॉन्ग एज मे बी नेसेसरी इन कनेक्शन विद द प्रोसीडिंग, यानी उन डॉक्यूमेंट्स को तब तक रखेंगे जब तक हमारे प्रोसीडिंग्स के लिए जरूरी है। अब आते हैं सेक्शन 67 सबसेक्शन 12, परचेज गुड्स रिसीव सर्विसेज यानी बाय कमिश्नर। यानी कमिश्नर जो है 67 सबसेक्शन 12, सेक्शन 67 सबसेक्शन 12 को समझिए। कमिश्नर एक कस्टमर बनके किसी भी टैक्सेबल पर्सन के दुकान पे जा सकता है, प्लेस ऑफ बिजनेस पे जा सकता है, उनसे गुड्स खरीद सकता है, सर्विसेज रिसीव कर सकता है एक कस्टमर बनके। यानी आपको नहीं पता कि ये कमिश्नर है, कमिश्नर एक कस्टमर बनके आपके पास आ सकता है, आपसे गुड्स खरीद सकता है, आपसे सर्विस ले सकता है, और चाहे कमिश्नर आए या कमिश्नर ने जिसको ऑथराइज किया है वो आता है आपके पास। किस लिए आता है? कमिश्नर और पर्सन ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर में विजिट टू योर प्रीमाइसेस, आपके प्रीमाइसेस पे, प्लेस ऑफ बिजनेस पे आता है। किस लिए आता है? आपसे गुड्स खरीदने और आपसे सर्विस लेने। आपसे गुड्स खरीद के या आपसे सर्विस लेकर के ये चेक करना चाहता है कि आपने गुड्स बेचा है तो उसके लिए प्रॉपर इनवॉइस आपने इश्यू किया है कि नहीं, प्रॉपर बिल ऑफ सप्लाई इश्यू किया है कि नहीं। बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करते हैं कंपोजिशन सप्लायर वाले, यानी जो सप्लायर कंपोजिशन सप्लायर है, जो सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है, उन कंपोजिशन सप्लायर बिल ऑफ सप्लाई देता है। तो क्या आप इनवॉइस इशू कर रहे हो कि नहीं, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहे हो कि नहीं, ये चेक करने जाता है। और कमिश्नर उस गुड्स को फिर आपको रिटर्न करेगा और रिटर्न करके ये जानना चाहेगा रिटर्न करने के बाद आप पैसे वापस करते हो कि नहीं, पैसे वापस करने के बाद बिल को कैंसिल करते हो कि नहीं। तो ये वेरीफाई करने जा सकता है कमिश्नर और पर्सन ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर। ये सेक्शन 67 सबसेक्शन 12। तो हमारा सेक्शन 67 इज ओवर। 68 पे आते हैं। 68 सबसेक्शन 1, इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट, यानी मूवमेंट में आपका गुड्स मूवमेंट पे है, आपका गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह आप गुड्स लेके जा रहे हो। कस्टम ऑफिसर प्रॉपर ऑफिसर आपके कन्वेंस को कहीं भी रोक के इंस्पेक्ट कर सकता है और इंस्पेक्ट के बाद गुड्स को चेक कर सकता है। तो यही है, पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस शैल कैरी सच डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड। और क्या इंस्पेक्ट करेगा कि आप जो गुड्स लेके जा रहे हो उन गुड्स से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है कि नहीं, आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे हो कि नहीं, ये वेरीफाई करेगा, ये चेक करेगा, ये इंस्पेक्ट करेगा। 68 सबसेक्शन 2, सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 कहता है डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स वैलिडेटेड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिडेट है कि नहीं ये चेक करेगा। डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी कैरीड अंडर सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 शैल बी वैलिडेटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी वो वैलिडेट है कि नहीं, आप वैलिड डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो कि नहीं, कोई और डॉक्यूमेंट्स तो नहीं दे रहे, तो ये चेक करेगा। और 68 सबसेक्शन 3 कहता है डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस इंटरसेप्टेड बाय प्रॉपर ऑफिसर। अगर प्रॉपर ऑफिस डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस, यानी कन्वेंस का मतलब आपका व्हीकल है, व्हीकल जिस व्हीकल में आपका गुड्स जा रहा है उस व्हीकल को प्रॉपर ऑफिसर ने पकड़ लिया है, जो डॉक्यूमेंट्स आपका था डॉक्यूमेंट्स लिया है। तो इस केस में कि जब आपका कन्वेंस को पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद
person in charge of the conveyance shall produce all the documents that is required for transportation. इन ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, यानी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सारे डॉक्यूमेंट्स पर्सन इन चार्ज प्रोड्यूस करेगा। जब प्रॉपर ऑफिसर पकड़ लेता है कन्वेंस को, तब इंटरसेप्ट कर लेता है कन्वेंस को, तब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर। ये 68 सबसेक्शन 3 कहता है। 69 सबसेक्शन 2 कहता है अरेस्ट बाय ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय कमिश्नर। यानी अब आते हैं 69 पे, अरेस्ट। यानी 68 था कन्वेंस का, कन्वेंस को कहीं पे रोक के चेक कर सकते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा। ये 68 था। 69 कहता है अरेस्ट बाय ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय कमिश्नर। कमिश्नर ने जिस ऑफिसर को ऑथोराइज किया है, कमिश्नर ने जिस ऑफिसर को ऑथोराइज किया है, ये ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट कब होगा? तो अरेस्ट फॉर द ऑफेंसेस, और ये ऑफेंसेस है सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, सप्लाई विदाउट इनवॉइस। यानी आपने बिना इनवॉइस का सप्लाई किया है तो आपको प्रॉपर ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय कमिश्नर कभी भी अरेस्ट कर सकता है। आपने 132 सबसेक्शन 1 और क्लॉज बी में ऑफेंस किया है तो इनवॉइस विदाउट सप्लाई, पहला था सप्लाई विदाउट इनवॉइस, इनवॉइस नहीं दिया, सप्लाई ही सप्लाई हो रहा है। सेकंड कहता है कि आपने इनवॉइस तो दिया लेकिन सप्लाई ही नहीं किया, ये भी आपका ऑफेंस है और इसमें भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। आपने आईटीसी क्लेम कर लिया बिना सप्लाई का, यानी कोई सप्लाई रिसीव नहीं किया, आपने कोई सप्लाई रिसीव ही नहीं किया और आईटीसी ले लिया ऑन द बेसिस ऑफ फेक इनवॉइस, और कलेक्ट टैक्स नॉट डिपॉजिटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months। 4 ऑफेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। पहला ऑफेंस है, फर्स्ट ऑफेंस है कि सप्लाई विदाउट इनवॉइस। सेकंड ऑफेंस है इनवॉइस विदाउट सप्लाई। थर्ड ऑफेंस है आईटीसी विदाउट सप्लाई, यानी रिसिप्ट ऑफ सप्लाई, बिना सप्लाई का आईटीसी लिया है। और फोर्थ ऑफेंस है आपने जो टैक्स कलेक्ट किया है 3 महीने से ज्यादा अपने पास नहीं रखोगे, 3 महीने हो गया तो उसको जमा करवा दो। तो कहता है विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 और 132, यहाँ पे पनिशेबल है। क्या पनिशमेंट है ये हम लोग आते हैं 132 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई में, देखते हैं क्या है। ही मे पास एन ऑर्डर, और प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास करके ऑथोराइज कर सकता है किसी भी प्रॉपर ऑफिसर को, और प्रॉपर ऑफिसर ऑथोराइज है कमिश्नर से तो आपको अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट किस ऑफेंस में करेगा? ये 4 ऑफेंस है। 4 ऑफेंस में पहला इनवॉइस विदाउट सप्लाई, सप्लाई विदाउट इनवॉइस, आईटीसी विदाउट रिसिप्ट ऑफ सप्लाई, और टैक्स नॉट डिपॉजिटेड इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 months। 3 महीने हो गया टैक्स नहीं पे किया तो अरेस्ट किया जा सकता है। अब आते हैं 132। अभी हम लोगों ने देखा 132 में क्या अरेस्ट के बाद क्या सजा है, तो सजा है अगर टैक्स अमाउंट एक्सीड्स 1 crore, prosecution where amount of tax evaded or ITC wrongly availed or utilized or return wrongly undertaken। यानी टैक्स इवेजन आप सिंपली कह लो, टैक्स इवेजन 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक है, 1 करोड़ से ज्यादा है और अप टू 2 करोड़ तक का इवेजन है तो प्रोसिक्यूशन अप टू 1 year along with the फाइन, यानी 1 साल तक की सजा भी होगी और फाइन भी होगी। सेकंड कहता है कि 2 करोड़ से ज्यादा अमाउंट है और 5 करोड़ तक है, टैक्स इवेजन 1 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ तक है तो सजा 3 साल तक की है, 3 साल तक की सजा होगी या फाइन भी होगी, 3 साल तक की सजा भी होगी और फाइन भी होगी। और 5 करोड़ से ज्यादा अमाउंट है तो 5 साल तक की सजा होगी और फाइन भी होगी। ये 132 सबसेक्शन 1
क्लॉज फर्स्ट में 1 साल 1 करोड़ से ज्यादा और 2 करोड़ तक है, 1 साल तक की सजा और फाइन भी है। क्लॉज 2 में कहता है 2 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ तक है, तो 3 साल तक की सजा और फाइन है, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 5 साल तक की सजा है। 132(2) कहता है सब्सिक्वेंट ऑफेंस, ये पहली बार गलती की तो आपकी 1 साल से लेके 5 साल तक की सजा होगी। लेकिन आपका ये सब्सिक्वेंट ऑफेंस है, सब्सिक्वेंट ऑफेंस यानी आपने दोबारा गलती की है, तो दोबारा गलती करेंगे तो उसकी मैक्सिमम सजा होगी 5 साल तक की सजा और फाइन भी होगी। यानी पहली गलती में तो लिमिट कर दिया 1 साल, 3 साल, 5 साल तक की सजा होगी। दूसरी गलती हुई तो 5 साल की ही सजा होगी, कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरी बार गलती करोगे 5 साल की सजा भुगतोगे। ये 132(2) है। 130 अब आते हैं 132 खत्म हो गया। अब जो हम लोग 69 सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 69 सब सेक्शन 2 पे, इन्फॉर्म ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो उसकी इमेज पे धक्का लग रहा है, तो इमेज पे धक्का लग रहा है इसीलिए आप रीजन बता दो कि आपको अरेस्ट किया है, उसका ये रीजन है कि ये रीजन बताओ। उसकी जान पहचान प्रतिष्ठा रिश्तेदार सब में उसकी साथ गिर जाएगी आप अरेस्ट करोगे तो इसीलिए जब भी अरेस्ट करोगे तो अरेस्ट का रीजन भी बताओगे और मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस भी करोगे। ऑफ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, जब ऑफेंस हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है अरेस्ट विदाउट अरेस्ट वारंट, यानी आप अरेस्ट करेंगे बिना कोई अरेस्ट वारंट का, वो नॉन बेलेबल भी है, इसमें आपको बेल भी नहीं मिलेगा। अगर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है और आपने जिस पर्सन को अरेस्ट किया है उसको रीजन बताना पड़ेगा। आपने अरेस्ट किया है, अरेस्ट का रीजन क्या है, क्यों आपने अरेस्ट किया है, किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया है, तो ये ग्राउंड भी बताना है और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। ये हमारा सेक्शन 69 सब सेक्शन 2 कहता है। और सेक्शन रूल नंबर ये सेक्शन 132(5) में कहा है कि हमारा कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या क्या है। तो कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस यहाँ पे वही 4 है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ये चारों ऑफेंस कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है। कि कॉग्निजेबल का मतलब कि हमें कोर्ट से वारंट इशू नहीं करवाना पड़ेगा अरेस्ट के लिए, आपको ऐसे ही अरेस्ट कर सकते हैं। और ये नॉन बेलेबल है, प्रॉपर ऑफिसर आपको बेल भी नहीं दे सकता। और ये ऑफेंस है सप्लाई विदाउट इनवॉइस, इनवॉइस विदाउट सप्लाई, इनवॉइस विदाउट सप्लाई एंड क्लेम आईटीसी, यानी आपने इनवॉइस दिया बिना सप्लाई का और आपने क्लेम भी कर लिया आईटीसी, मतलब कि हमने कुछ खरीदा नहीं, सिर्फ आपसे इनवॉइस मांगा, आपने इनवॉइस दे दिया, हमने क्रेडिट बुक कर लिया। और क्लॉज डी कहता है कि फेल्स टू पे आफ्टर 3 मंथ, 3 महीना बीत गया फिर भी आपने टैक्स नहीं जमा किए, यानी टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट के पैसे अपने पॉकेट में रखे हो, 3 महीने से ज्यादा ऐश कर रहे हो गवर्नमेंट के पैसे से, तो ये 4 ऑफेंस है जिसको कॉग्निजेबल माना है। इन केस में अरेस्ट के लिए अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल भी आपको नहीं मिलेगा। अब आते हैं सेक्शन 69 सबसेक्शन 3। ACDC shall have same power as police for releasing bail, यानी जब भी आपको अरेस्ट किया जाता है, कमिश्नर ने जिस प्रॉपर ऑफिसर को ऑथराइज किया है और ऑथराइज ऑफिसर आपको अरेस्ट किया है, तो अरेस्ट करने के बाद अगर कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस है, तो एसीडीसी को सेम पावर है कि आप बेल बॉन्ड भरिए, आपको हम रिलीज कर देंगे। यानी बेल बॉन्ड भरने के बाद
आपको रिलीज कर देगा, बेल दे देगा। यानी एसीडीसी को उतने ही पावर दिया गया है जितना एक पुलिस ऑफिसर्स के पास पावर है रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ बेल। बेल के लिए जितना पुलिस ऑफिसर्स को पावर है उतने ही पावर एसीडीसी को दिया गया है। और यहाँ पे बेल हम उसी ऑफेंस में देंगे जो बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट आप तभी करेंगे जब कोर्ट से अरेस्ट वारंट मिल गया है। कोर्ट से अरेस्ट वारंट लेके आएंगे तो अरेस्ट करेंगे और अरेस्ट के बाद वो बेल ले सकता है क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है। जब बेलेबल ऑफेंस है तो बेल ले सकता है और बेलेबल ऑफेंस में बेल देने का पावर एसीडीसी को दिया है ताकि तुम्हें उतने ही पावर है जितना एक पुलिस ऑफिसर को पावर दिया गया है रिगार्डिंग बेल। सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 कहता है पावर टू समन पर्सन्स टू गिव एविडेंस। पावर टू गिव समन, पावर टू समन मतलब कि समन का पावर, यानी प्रॉपर ऑफिसर समन भेज सकता है। समन भेजने का पावर दिया प्रॉपर ऑफिसर को उतने ही पावर दिया है समन भेजने का जितना एक सिविल कोर्ट के पास होता है। सिविल कोर्ट के पास जितना पावर है समन भेजने का उतने ही पावर दिया है प्रॉपर ऑफिसर को, कि प्रॉपर ऑफिसर को भी एक सिविल कोर्ट के बराबर पावर दिया है रिगार्डिंग इश्यू ऑफ समन फॉर अटेंडेंस, कि सम्मन भेजिए कि आप आइए अटेंड करिए और हमारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप प्रोड्यूस करिए डॉक्यूमेंट्स, प्रोड्यूस करिए एविडेंस, यानी आप एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स और एनी अदर थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स आप प्रोड्यूस करिए। इसके लिए सम्मन भेजेगा प्रॉपर ऑफिसर और सम्मन भेजने के लिए उतने ही अधिकार दिया है जितना एक सिविल कोर्ट को दिया है। और सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड एज जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी सर्च सीजर अरेस्ट, इसमें जो भी प्रोसीडिंग्स चलेगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चलेगी विद द इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है वही अप्लाई होगा। 71 पे आते हैं, सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 proper officer authorized by joint commissioner may access to the place of business, inspect books, computer, मतलब कि proper officer authorized by joint commissioner, ये आप याद रखना। सर्च इंस्पेक्शन, सर्च सीजर अरेस्ट के टॉपिक में ज्वाइंट कमिश्नर को पावर दिया है कि प्रॉपर ऑफिसर को आप ऑथराइज करोगे। ज्वाइंट कमिश्नर, प्रॉपर ऑफिसर ऑथराइज बाय ज्वाइंट कमिश्नर, एक्सेस टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे पहुंच सकता है। प्लेस ऑफ बिजनेस पे किस लिए पहुंचेगा? टू कंडक्ट ऑडिट, टू कंडक्ट स्क्रूटनी, फॉर वेरिफिकेशन, फॉर चेकिंग, यानी ऑडिट के लिए आपके पास आ सकता है आपके पास स्क्रूटनी के लिए आ सकता है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आ सकता है, आपके लिए डॉक्यूमेंट चेक करने आ सकता है, और इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू को सेफ गार्ड देने के लिए आ सकता है। कि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपके पास नहीं जाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स का नुकसान हो जाएगा, इस टैक्स के नुकसान को बचाने के लिए आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे पहुंच सकता है और पहुंच के इंस्पेक्ट कर सकता है। क्या इंस्पेक्ट करेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट, कंप्यूटर, प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट्स, इसको इंस्पेक्ट कर सकता है। यानी प्रॉपर ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय ज्वाइंट कमिश्नर आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे आएगा, किस लिए? इंस्पेक्शन के लिए, ऑडिट के लिए, स्क्रूटनी के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, और गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा, और आपके कंप्यूटर, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर ये भी इंस्पेक्ट कर सकता है। ये सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 है। यानी इंस्पेक्ट BCD, B stands for books, C stands for computer, D stands for documents. Books, computer, documents को हम इंस्पेक्ट करेंगे। 71 सबसेक्शन 2, 71 सबसेक्शन 2 कहता है ऑन डिमांड, डिमांड पे, जब डिमांड करता है तब,
on demand, you have to produce books of accounts maintained by you to the authorized person। यानी जब आपसे मांगा जाता है, जब प्रॉपर ऑफिसर और ऑथोराइज पर्सन आपसे बुक्स डॉक्यूमेंट्स मांगता है, तो आप प्रोड्यूस करोगे विद इन ए पीरियड ऑफ 15 days और द पीरियड अलॉट बाय द प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर ने जितना पीरियड दिया है उतने पीरियड में, और 15 days जो भी आपको ज्यादा पीरियड मिलता है उतने पीरियड में आप डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ऑफिसर को सबमिट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, तो डॉक्यूमेंट्स का शॉर्ट फॉर्म बनाया मैंने रैट एंड कैट। यानी जब डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो आप रैट एंड कैट उन पे छोड़ दो। मतलब रैट एंड कैट का मतलब है दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। आर स्टैंड्स फॉर रिकॉर्ड्स, यानी प्रॉपर ऑफिसर आपसे रिकॉर्ड्स मांगता है, 15 डेज के अंदर दे दो। 15 डेज के अंदर नहीं दे पाते तो उनसे और भी टाइम ले लो, जो टाइम आपको दिया है उतने टाइम में दे दो। तो पहला है रिकॉर्ड्स। ए स्टैंड्स फॉर ऑडिटेड फिनेंशियल अकाउंट्स। ऑडिटेड फिनेंशियल अकाउंट्स आप दे दीजिए, यानी जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट आपके हैं, ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो एनेक्सर्स, जो भी नोट्स टू अकाउंट है, ये आप दे दीजिए। टी स्टैंड्स फॉर ट्रायल बैलेंस और इक्विवेलेंट, यानी आप अपना ट्रायल बैलेंस दीजिए या ट्रायल बैलेंस के इक्विवेलेंट कोई और स्टेटमेंट बना रखे हैं वो दीजिए। सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। ए स्टैंड्स फॉर एनी अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड्स। टी स्टैंड्स फॉर टैक्स ऑडिट। यानी ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 6 डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू प्रोड्यूस बिफोर द ऑथोराइज्ड पर्सन और पर्सन ऑथोराइज्ड बाय ज्वाइंट कमिश्नर। इनको देना है ये रिकॉर्ड्स। 71 सबसेक्शन 2। 72 ये हमारा लास्ट सेक्शन है। 72 ऑफिसर्स टू असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर सर्च, सीजर, अरेस्ट, ये काम है। थोड़ा सर्च करने जाएंगे, इंस्पेक्ट करने जाएंगे, सीज करने जाएंगे, अरेस्ट करने जाएंगे। तो आप किसी को अरेस्ट करेंगे तो फिर वहां से आपसे उलझ जाएगा, क्योंकि आप सिविल ड्रेस में हैं तो उलझ जाएगा, आपसे लड़ाई झगड़ा होगी, मार दंगे होंगे। तो इसीलिए आपको जब भी सर्च, सीजर, इंस्पेक्शन, अरेस्ट के लिए जाएंगे तो इन ऑफिसर्स में से जो भी आपको चाहिए, आप कह सकते हो कि आपका हेल्प चाहिए, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। और आपको सपोर्ट कौन करेगा? पर्सन। ये पर्सन शॉर्ट फॉर्म बनाया मैंने कि पर्सन who will help you, तो person will help you। stands for P stands for police officer। police officer, P stands for police officer, stands for E stands for export import officers, that is the custom officer। R stands for रेलवे ऑफिसर, यानी रेलवे ऑफिसर कोई सामान लेके रेलवे में, ट्रेन में भाग रहा है तो रेलवे ऑफिसर आपको सपोर्ट करेगा। कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया से बाहर तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफिसर आपको सपोर्ट करेगा। स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफिसर, स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफिसर आपको सपोर्ट करेगा। और O स्टैंड्स फॉर ऑफिसर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, यानी कलेक्टर, यानी ऑफिसर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, और कलेक्टर कहते हैं कलेक्टर। एंड स्टैंड्स फॉर नोटिफाइड पर्सन। तो ये 6 लोग हैं, प्रॉपर ऑफिसर को हमेशा असिस्ट करेगा इन कंडक्टिंग द इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अरेस्ट। यानी सर्च, सीजर, अरेस्ट और इंस्पेक्शन के लिए हमें किस किस का हेल्प चाहिए, किस किस का सपोर्ट चाहिए, किस किस का असिस्टेंस चाहिए? पुलिस ऑफिसर्स, कस्टम ऑफिसर्स, रेलवे ऑफिसर्स, स्टेट और यूनियन टेरिटरी और टैक्स ऑफिसर, ऑफिसर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, कलेक्टर, और नोटिफाइड पर्सन। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 72 है। तो हम लोगों ने टोटल 6 सेक्शंस किया है, 67, 68, 69, 70, 71, 72। 6 सेक्शंस। 3 किया है हम लोगों ने, 39, 139, 140, 141, 3 रूल्स किया और 5 फॉर्म्स किया है, INS1, INS2, INS3, INS4 और INS5। तो ये हमारा ओवरऑल इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अरेस्ट है।
एंड ये चैप्टर 14 है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।